अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम एक ऐसे सवाल के साथ आपके सामने हैं जो सिर्फ कानून नहीं इंसानियत से भी जवाब मांगता है। एक ही खानदान, 5 लाशें और खामोशी के आलम में सिसकते 22 यतीम बच्चे, 3 सगे भाई, एक दामाद और उसका भाई, सब एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिए गए। वो माएँ जिनकी गोद अभी खाली ना थी, वो बीवियां जो जिंदगी की उम्मीद लिए बैठी थी, आज बेवा कहला रही हैं और तीनों हामला। ये मुकाबला था या वर्दी के पीछे छुपा हुआ कोई ऐसा जुर्म जिस पर सवाल उठाना भी जुर्म बना दिया गया है? क्या इंसाफ वाकई ही अंधा है या फिर वो सिर्फ कमजोरों को ही नजर आता है? आज हम आपको दिखाएंगे कि इस एक मुबैना मुकाबले ने किस तरह पूरे खानदान को जिंदा दरगू कर दिया। मारे जाने वाले बच्चे क्या सोचते हैं और वो माँ, वो बाप जिन्होंने एक ही दिन में अपने बच्चों के मरने की खबर सुनी, आखिर क्या कहते हैं? सच क्या है? फैसला इंक्वायरी करेगी, मगर सवाल आज हम उठाएंगे क्योंकि कुछ खामोशियां जुर्म होती हैं। कर रही हूँ तो उधर से भी आवाजें आ रही हैं, इधर भी पुलिस आई हुई है। उन्होंने मेरे बेटे इधर शादी वाले घर से उठाए हैं, रिश्तेदार थे वो भी उन्होंने उठाए हैं। 7 बंदे उधर से उठा के 8वां पीछे से लेके आए थे, इधर लाहौर आ गए। हम आपको रिजल्ट सुबह देंगे। गिरफ्तार करके कैसे नारोवाल में डकैती हो गई, डकैतियां मारा गया साथियों की फायरिंग से, चनोट में साथियों की फायरिंग से, एक दिन में सारे डकैत भी हो गए। ये फिर उनकी इंक्वायरी करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अब दुश्मन को कह दे ये डाकू है तो क्या पुलिस उठा के मार देगी? मैं रो रो के बहुत थक गया हूँ, इतना थक गया, मैं रोने की भी हिम्मत नहीं रही। 5-6 गाड़ियाँ मेरे घर पे आई हैं। उस टाइम मेरे बेटे घर पे ही नहीं थे। मेरे बेटे साहिवाल शादी में गए हुए थे, मेरे रिश्तेदारों की शादी थी, उधर गए थे मेरे बेटे। तो घर में पुलिस आई है और उसका अब्बू भी घर पे नहीं था। उन्होंने आके ना दरवाजे ज़ोर ज़ोर से तोड़े हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है, बच्चियाँ डर गई। मैंने दरवाज़ा खोला, उनको कहा तुम तोड़ो ना, मैं खोल रही हूँ। कह रहे हम पुलिस वाले हैं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा जो तुम्हारी तसल्ली है कर लो, अंदर से कोई भी सबूत मिलता है मेरे बच्चों का तो आप ले जाएं उठा के। उन्होंने तसल्ली क्या कि वो अंदर कमरों में घुस गए हैं, जाके अंदर से कोई जो मेरी बहुओं का जेवरात था, कोई बेटी का था, जो भी मेरे घर में था उन्होंने उठाया। उन्होंने कीमती चीज़ें सारी उठाई हैं। मोबाइलों के, बच्चों के डब्बे ही हाथ लगे और कोई चीज़ नहीं थी। उनके चार्ज थे, मोबाइलों के डब्बे थे, वो उठाए। हमने कहा क्या चीज़ है भाई हमें बताओ तो सी, किधर से आए किधर से नहीं आए। पहले उन्होंने कहा हम जंसरी वाले हैं, हम ना, फिर दोबारा उन्होंने कहा हम ना CCD वाले हैं। आके बाहर आ गए, तेरे रिश्तेदार कौन से हैं इधर? मैंने कहा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। कह रहे चलो आओ बाहर दिखाएं। बाहर में मेरी बेटी का जो सा जेठ था ना, उसको उन्होंने ना पकड़ के ले आए थे, उसको डाले में बिठा रखा था। तो उसको मैं गई, उनको कहा ये तुमने किसको उठा के ले आए, किस लिए? बच्चे हैं इसके छोटे छोटे। मैंने मिन्नत तरला की। फिर उनके बच्चों ने बताया भी उन्होंने हमारे घर आके रेट मारी है और पुलिस वालों ने उनका कोई जो उनकी चीज़ें लूट मार करके उसको लेके आए हैं तेरे पास उठा के। तेरे मियाँ किधर है? मेरा मियाँ भी शादी पे गया, कह रहे झूठ बोल रही है। मैंने कहा बेटा नहीं है, देख लो, तसल्ली कर ली। सारे मेरे 2 घर थे, दोनों घर में बड़े बेटे का घर था, मेरा घर था, पूरी उन्होंने तसल्ली की है, उधर कुछ भी नहीं मिला उनको। तो वो चले गए हैं उधर से। फिर दोबारा आए हैं रात को, उसी दोबारा रात को आए हैं। आके ना उन्होंने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ दरवाजे किए। उन्होंने, उनको कुछ नहीं मिला। ताले लगा के किसी के घर चली गई थी मैंने अपने बच्चों को कॉल की, पुलिस आई है घर पे। इस तरह कॉल कर रही हूँ तो उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं, इधर भी पुलिस आई हुई है। उन्होंने मेरे बेटे इधर शादी वाले घर से उठाए हैं, चारों उठा के, देख दामाद और मेरे 3 बेटे हैं और साथ में वो जो सा लड़का उठाया था मेरा दामाद का भाई था, वो हमारे घर से उधर से बावलपुर से उठा के लाए थे, वो भी साथ में ही उन्होंने उठाया। 3 शादी वाले घर के कोई लड़के थे, उनके मेरे देवर लगता था एक, कोई उनके और रिश्तेदार थे, वो भी उन्होंने उठाए हैं। 7 बंदे उधर से उठा के 8वां पीछे से लेके आए थे, उनको उठाया। सारे जो उनसे ना लड़ाई कराई, हमारा झगड़ा कराया, सारे उधर बीच में ही आए हुए थे। सब ने मिल के, उधर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, उधर बच्चियों के साथ जो ज्यादती की, जो झगड़ा उनके साथ किया,
बच्चों को ऐसे खींच के लेके इधर लाहौर आ गए। सर एक भी रिकॉर्ड नहीं बच्चे से, क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड। अब मैंने 30 साल इधर गुजारे हैं, अभी मुझे 3-4 साल हुए थे बबलपुर गए, इधर से निकालने, बबलपुर से निकालने, एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को दिखा दें। छोटे बच्चे का तो आईडी कार्ड भी नहीं था, उससे बड़े का भी थोड़े दिन ही हुए थे आईडी कार्ड बना था। ये जो है ये बहुत बड़ा गैंग है। अब हमें पता चला है इसके बहुत शाखे हैं, इसके नजायज़ धंधे हैं, इसके पास 8 पर्चे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे गली में खेलते हैं ना, इससे झगड़ा हुआ है। इस झगड़े से वो जो औरत है ना, उसकी बीवी, उसने झगड़े को बढ़ाया रखा। वो जब सऊदीया में था, मैंने घर जाके उसके हाथ बांधे कि बेटी चलो गलती हो गई बच्चों से, बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इस झगड़े को ख़त्म कर दो। कुछ लोगों ने भी सुलह करा दी। जब सऊदीया से आया उसने कहा जी मैंने इनको नहीं छोड़ना, ये जो लाहौरिया ना मैंने इनको इधर रहने नहीं देना। ऐसे झगड़ा वो एक सचो अक्सर वो थाने में तो ड्यूटी करता ही ना था, उस घर में रहता था, वो थाना उसका वो ही था। उसने उससे मिलकर पर्चे तो हमारे चल रहे थे, कई पर्चे हमारे उन्होंने छुआ दिए। ये क्रास जो नहीं उनसे उठ रहा था, फिर मुझे कह रहे जी आप ऐसे करें इधर से निकल जाओ, ये मकान भी छोड़ जाओ, फिर हम आपसे सुलह कर लेते हैं। मैंने कहा मैं क्यों निकल जाऊँ, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है। कहता अच्छा मैं फिर तुम्हारा ख़ानदान जाड़ के ना हटूँ तो मुझे तो ना कहना। उसकी बीवी ने भी ये लफ्ज़ बोले। मैंने कहा यार हर लड़ाई झगड़े में लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये ऐसे हो जाएगा। हम उधर शादी में आए हैं साहिवाल, मेरे पुप्पी के देवर के बेटे की शादी थी, उधर हम सारे इकट्ठे हुए। मेरा असल बाई गांव साहिवाल ही है। रात को 28 तारीख को पहले तो नज़ीर को उठाया ना बबलपुर से, फिर उधर गिरफ्तार करके 28 तारीख 27 और 28 की शिप 2:30-3 बजे करीब, मैं तकरीबन मेरे रिश्तेदार थे 7-8 किलोमीटर का फ़र्क था, जहां मैं दोस्तों के पास ठहर गया। बच्चे मेरी पुप्पी के घर आ गई, सारे मेरे बुआ भी उधर आके रहे। रात को मुझे कॉल आ रही है जी साहब उठाए गए हैं बच्चे, 7 आदमी इधर से उठा लिए हैं। मेरी पुप्पी का बेटा है, उसके 2 कजन थे, तो 4 मेरे, ये 3 बेटे 1 दामाद, नज़ीर को भी साथ लेके आए हैं। हम ऐसे सुबह निकले हैं, उधर पता कर, इधर पता लगा जी लाहौर ले गए हैं। हम लाहौर पहुंचे हैं, ये जो गुलबर्ग शेरबाव के पुल इनका दफ्तर है, ये औरतें भेजी। मुझे तो उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि तुम्हें भी मारेंगे। ये औरतें गई हैं, इनको ना आगे जाने दिया, बाहर के डाले खड़े थे काफ़ी, इनको धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया जी हम आपको रिजल्ट सुबह देंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि गिरफ्तार करके कैसे नारोवाल में डकैती हो गई, डकैतियाँ मारा गया साथियों की फायरिंग से, चनोट में साथियों की फायरिंग से, एक दिन में सारे डकैत भी हो गए। ये कैसे हो गए, ये कौन सा कानून है? जब गिरफ्तार कर लिए फिर उनकी इंक्वायरी करो, उनको चेक करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अब दुश्मन को कह दे ये डाकू है तो क्या पुलिस उठा के मार देगी, इंक्वायरी नहीं करेगी? अरे ये बात मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं रो के बहुत थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ अब मैं रोने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं जो बिल्कुल ना टूट चुका हूँ, चूर हो गया हूँ। जिसके 3 बेटे 1 दामाद बेटी घर आके बैठ जाए, वो आदमी क्या जिएगा? मैं रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ। जब बच्चे मुझे सवाल करते हैं, सुबह से हम अदालत में जाते हैं, शाम को आते तो बेवा आके रोती हैं, क्या बना, क्या जवाब दूँ मैं उनको? क्या मैं कहूँ कि क्या इंसाफ मुझे मिला है? कोई हमें इंसाफ देने वाला नहीं। हमें भी मार दें, अगर ऐसी बात है तो हमें कम से कम रोज़ जीने मरने से तो एक बार ही मर जाए तो अच्छा है ना। अब देख के मरे हुए तो हम हैं, मरे को ये क्या मारेंगे? मार दें, हम तो कहते हैं हम बैठे हैं, हमें आगे मार दें हम, ताकि ये दुनिया से तो आज़ाद हो ना, ये तो गम दुख से तो आज़ाद हो। इतना बड़ा
जुर्म कोई काफिर भी नहीं करता, काफिर से काफिर भी नहीं करता कि यार एक घर का हम पूरा खानदान मार रहे हैं, किसी को तो छोड़ दें, किसी को तो माफ़ी दे दें, एक दो तो चल हमें दवाई लेने वाला ही हो। ये वो आवाजें हैं जो किसी अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी। ये वो फरियादें हैं जो किसी FIR में दर्ज नहीं हो सकी, मगर ये वो चीखें हैं जो इंसाफ के बंद दरवाजों को हरा रही हैं। ये बीवियां किसी सियासत की बात नहीं कर रही, ना ही किसी ताकत से टक्कर लेना चाहती हैं। ये सिर्फ अपने शोहरों के कत्ल का जवाब मांग रही हैं। वो औरतें जिनके सुहाग एक ही लम्हे में उजड़ गए, जिनके बच्चों के सरों से बाप का साया छिन गया और जिनके पेट में पलती जिंदगियां आज एक सवाल बनकर रह गई हैं। रो रो कर, चीख चीख कर इंसाफ की अपील कर रही हैं। अब आप खुद सुने ये क्या आवाजें झूठ बोल सकती हैं। मैं हामला औरत हूँ, मेरे आगे 2 बच्चे हैं, मैं ये बच्चे लेके कहाँ पे जाऊँ अपने? यतीम पेट में ही मेरे बच्चे को यतीम कर दिया। मेरे शौहर का कत्ल किया गया है, CCD वालों ने उठा के कत्ल कर दिया। वो शादी में गए हुए थे, रात को पुलिस वालों ने उठाया, सुबह इनकाउंटर कर दिया और इतला मिली है कि मार दिए गए उठा के। कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका था ही नहीं, ना कोई नशावर, कोई भी ऐसी रिकॉर्ड था ही नहीं उनका। वो तो घर में भी नहीं लड़ाई होती थी, ना मोहल्ले में होती थी, वो तो बच्चों की लड़ाई हुई थी जिनके पीछे दुश्मनी हुई और उन्होंने मरवा दिए। मैं हामला औरत हूँ, मेरे आगे 2 बच्चे हैं, मैं ये बच्चे लेके कहाँ पे जाऊँ अपने? यतीम पेट में ही मेरे बच्चे को यतीम कर दिया। हमारी बस यही अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए हमारे शोहरों का। यतीम जो उनसे बच्चे 22 बच्चे किए हैं, इनके बाप का इंसाफ दिया जाए, बस यही अपील है हमारी। CCD ने किया है। हम शादी पे गए थे, वहाँ से ले गए हैं उठा के, बहुत ज़बरदस्ती उठा के लेकर गए हैं हमें। उन्होंने जेवर वगैरह थे हमारे सारे खोस लिए, हमें वॉशरूम में उसने धक्का दिया, बंद किया हुआ है। सुबह पता चला उन्होंने काउंटर कर दिए। हम शादी पे गए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा। इतने खुश थे हम, एकदम रात को पुलिस आई है, आके इतना हमला किया है, इतना शोर डाला, दरवाजे तोड़े हैं, कमरों के दरवाजे तोड़े हैं, आके हमारे शोहरों को खींच खींच के लेके जा रहे थे। हम आगे आए तो हमें भी धक्के मार मार के उन्होंने हमारे गले में से जो जेवर वगैरह थे, जो बैग में सामान था, पैसे थे, वो सब उन्होंने उठा लिया। हमें धक्के मार के वॉशरूम में बंद करके चले गए। हमारे शोहरों को उठा के ले गए और अगले दिन कह दी इनको इनकाउंटर कर दिया। कोई नशा कुछ भी नहीं, वो तो को भी नहीं हाथ लगाते थे, इतने अच्छे थे तीनों भाई, इतने सारे। वो तो अपने जो मजदूरी का काम करते थे, इकट्ठे भाई जाते थे, इकट्ठे ही आते थे, ना बाहर किसी के साथ, लड़कों के साथ उनका इतना तल्लक था। एक मेरी बेटी है 1.5 साल की और एक बच्चा होने वाला जो यतीम हो गया। कोई हमारे पास आसरा नहीं है, एक अल्लाह का आसरा है। आप हमारी अपील सुने, मरीम नवाज़ को कहें हमारी मदद करें, हमारे बच्चों का आसरा कोई बनाए। मैंने ये बोलना था, हर घर में ख्वाब होता बच्चों का कि बड़े होके क्या बनेंगे। कोई कहता डॉक्टर बनेंगे, मेरे मियाँ का शौक था, मेरा एक बेटा ये जज बनेगा, ये बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी। अब बताया मैंने क्या बनाया? डकैत के बच्चे हैं, डकैत का इतना बड़ा दाग लोगों ने लगा दिया। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे तंज करते हैं, तंग करते हैं कि आप लोग डकैतों के बच्चे हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब बताया मैं मरियम नवाज मेरे डकैत बनाए या कोई अफसरान बनाए, क्या बनाए? हमारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है, हमारी ज़िंदगी का कोई सिरा नहीं छोड़ दिया है। माँ अगर है हमारे पास तबाह हमें मार दे, हमारे तो बच्चों का फ्यूचर भी खराब हो गया है। बेटियों का निकाह देने वाला भी नहीं कोई रहा है। जब इनकी शादी करेंगे लोगों के बाप निकाह देते हैं, अगर बाप ना हो तो मामे देते हैं, मामे ना हो तो चाचे देते हैं। इनका तो वो भी नहीं सर पे रहा। हम इनको किसके सहारे, कौन सी जिंदगी दिखाए डकैतों की, या इनका मुस्तकबिल सोचे क्या बनाए, फ्यूचर क्या इनका बनाए? डकैतों का इतना बड़ा जो बच्चों पे हम पे धब्बा लग गया। हमें तो कोई भी गलियों में कहेगा ये डकैतों की बीवी चल के जा रही है, इन्हें छेड़ दे, इन्हें जहाँ मर्जी ले जाए, ये मुजरिम की बीवी है। क्यों? वो तो लोग आप लोगों ने बेगुनाह मार दिए। हम मरियम नवाज, हमारी एक ही अपील है, CCD जो बना दिया, ये CCD पे कौन सा अपना हुक्म जारी कर दिया है कि बेनजा लोगों को मारे? कोई इनका रिकॉर्ड निकाले,
अल्लाह ताला का भी हुक्म है, कुरान की दिशा शहादतें लगती है, किसी की शहादत भी लगा लेती। ये लोग उठा रहे हमारे खुलेआम, ये डकैत खुद बने हुए हैं। अहले मोहल्ला इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बारे में क्या जानते हैं? वो लोग जो रोज उन चेहरों को देखते थे, जो उनके दरमियान रहते थे, ये भी हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि वो गवाह जो किसी फाइल का हिस्सा नहीं मगर इस कहानी का जिंदा सच है। अब आप खुद सुने अहले मोहल्ला इस वाक़े पर क्या कहते हैं। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਬੱਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਨਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले अहलकार खानदान का मौक़िफ़ आप सुन चुके, मगर लवाहिकीन की बातों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला किसी शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी के बगैर मुमकिन नहीं। ये भी एक हकीकत है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों से पंजाब भर में जराइम का ग्राफ नीचे ज़रूर आया है, लेकिन दूसरी जानिब मुबैना मारवा अदालत की जाने वाली CCD की कार्रवाइयों पर संगीन सवालात भी उठ रहे हैं। इन्हीं कार्रवाइयों को रोकने और उनका कानूनी जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की जानिब से वकला पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। आइए जानते हैं इस टीम का मौक़िफ़ क्या है और उन वकला की राय क्या है, और वो भी आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। मिन जाने बल्ला, पहले तो हम केस लड़ रहे थे आम बंदे का, अब जब इन पे कस्टोडियल डेथ के पर्चे होने हैं ना पुलिस वालों के, फिर इन्होंने भी हमारे जैसे काबिल वकला को ढूंढना है और फिर हमने इनसे अच्छी फीसें लेनी है और इनके केस फिर देखेंगे हमने क्या करना। आज के मौजू के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दिया कि जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं, और जो लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है, 6 रुकनी कमेटी है, उसके जो अहदेदार हैं, मेंबरान हैं, वो हमारे साथ हैं। इस कमेटी का असल मकसद क्या है? क्या वो लोग जो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं उनको इंसाफ दिलवाना है, या जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है उसकी रोकथाम के लिए ये कमेटी क्या इक़दाम कर रही है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले हम यासीन भट्ट साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है इसका बेसिकली मकसद क्या है? क्या इस कमेटी की वजह से जो एक लहर है पुलिस मुकाबलों की, मुबैना पुलिस मुकाबलों की, उसमें कोई कमी वाक़या होगी, या जो लोग इस हसूल के लिए इनके पास आएंगे उन्हें क्या कोई इंसाफ मिल सकेगा? पर सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए, और इसका पर्पज़ क्या है? सर देखें, जब कोई नहीं पूछता, जब सिस्टम में हम देखते हैं कि हर तरफ कत्ल व गारत का निज़ाम चल रहा है और एक इदारा ऐसा है कि जो बिखरा हुआ है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर वकील और वकालत एक ऐसा तबका है जो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और मैं पिछले कुछ अरसे से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था कि इस किस्म की जो घिनौनी कार्रवाइयाँ CCD की तरफ से की जा रही हैं, किसी तरह इनको रोका जा सके। तो सबसे पहले हमने ये मुनासिब समझा कि जो हमारा अपना फोरम है लाहौर बार एसोसिएशन, यहाँ से कुछ इस तरह का हम क्रिएट करें जो कि हमारी आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। हमने अपने जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मियाँ शर्जील साहब और जो हमारे प्रेसिडेंट लाहौर बार हैं मुबशर रहमान साहब, हमने अपना जो एक मोटिव है वो हमने अपने सदर और वाइस प्रेसिडेंट साहब को बताया
कि हम जो लोग 2200 मेरे एक जो हमें गैस मिला है कि 2200 अफराद को सीसीडी ने कत्ल कर दिया है। 2200 तादाद हो गई है एक रफ आइडिया के मुताबिक। ठीक है, तो पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब में। ठीक है। देखें, हमें ये चीज़ जो है ना वो कतई बर्दाश्त जो है ना, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर ये बात है वकला को। तो हमने ये सारी चीज़ें जब सदर साहब से डिस्कस की और उन्हें बताया कि हम ये कमेटी तश्कील देना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें इसके ऊपर गो हेड दिया और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में मी एज़ अ वाइस चेयरमैन उन्होंने कमेटी तश्कील दी। 6 रुकनी हमारी कमेटी है जो कि पुलिस एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग है इसके ख़िलाफ़ काम करेगी। ठीक है, किस तरह से काम किया जाएगा? जिन लोगों के लोग मारे जा रहे हैं या मारे गए हैं, यकीनन पुलिस या सीसीडी की जानिब से तो मौक़िफ़ यही आता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इन्होंने डकैती, राज़नी और इस तरह के हीनियस क्राइम के जो वारदातें हैं वो की हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इनके लवाहिकीन हैं उनके लिए बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, पुलिस के प्लेटफार्म हैं, अदालतें हैं, तो फिर ये आप ज़िम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? सर देखें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि डकैती के 50 पर्चे एक बंदे के ऊपर कैसे होते हैं। पंजाब पुलिस कोई भी छोटा मोटा जो है मुलज़म पकड़ती है और अगले दिन उसको 50 पर्चों में, 20 पर्चों में, 10 पर्चों में बुक कर देती है डकैती के। हमारी अदालतों को भी ये बात पता है। वो बंदे जब आते हैं वो पहली डेट पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि ये फ़ेक बंदों को बुक करते हैं डकैती के पर्चों में। अब आया कि मैंने सीसीडी से थ्रू आरटीआई ये क्वेश्चन पहले भी किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है किसी बंदे को अपने इनकाउंटर के लिए चुनने में। तो इन्होंने वहाँ पर आरटीआई में मुझे जवाब दिया कि हम तो कोई इनकाउंटर करते ही नहीं है, ये सब तो अपने जो साथी हैं उनकी फायरिंग से हलाक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो रिपोर्ट तो होता है। इतनी जुर्रत ही नहीं रखते कि वो माने कि हम इनकाउंटर करते हैं। पर देखें, हकीकत तो हर इंसान को पता है। दूसरे नंबर पे सर हमने जो मोटिव हमारा जो है हमने इसके ऊपर खड़े इसलिए हैं क्योंकि सर हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उन्होंने हमारे एक वकील साहब को भी इस सीसीडी ने नहीं बख्शा, इस पुलिस ने नहीं बख्शा। बिहाड़ी में हमारे वकील भाई ज़िशान शबीर ढुड्डी को घर में घुसकर कत्ल कर दिया पंजाब पुलिस ने। अब सर हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने उसे कस्टोडियल डेथ के एक्ट के अंदर होना पाया और डीपीओ को ऑर्डर किया कि इसकी जीआईटी बनेगी, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होगी और मैटर जाएगा एफआईए को। अब हमने अपनी इस कमेटी की रूह से आज जो हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनको लिखा है कि हम सिर्फ वकला के लिए दर्द नहीं रखते, हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए दर्द रखते हैं। और उस दर्द को महसूस करते हुए हमने उनको लिखा है कि 2200 जो बंदा कत्ल हुआ है इन सब की जुडिशल इंक्वायरी का आप हुक्म करें और इन सब की इंक्वायरीज जो हैं वो आप एफआईए को भिजवाएं। और ये जो इनके हेड हैं आप देखेंगे कि 109 में ये भी नामज़द होंगे इंशाल्लाह ताला इन इंक्वायरीज़ में। जो इनके सीसीडी के हेड हैं 109 में ये भी नामज़द होंगे। उसके बाद जो लवाहिकीन है उनको इंसाफ मिलेगा, उसके बगैर इंसाफ नहीं मिल सकता। ठीक है, अच्छा कमेटी बन गई, आपने अपना मोटिव भी बता दिया कि क्या करना चाह रहे हैं। लोगों ने कोई राब्ता किया, कोई शख्स सामने नहीं आ रहा सिवाय एक ख़ानदान के जिनके 5 लोग गालबन इसी तरह से पुलिस मुकाबले में पार हुए। तो कोई लोगों की आपसे राब्ता हुआ, कोई कॉरेस्पोंडेंट हुई उनके साथ? सर हमने थ्रू सोशल मीडिया लोगों को कन्वे किया कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि पंजाब पुलिस या सीसीडी आपके प्यारों को, आपके जानने वाले दोस्तों को अगर आपको एप्रीहेंशन है कि इनकाउंटर कर देंगे, आप फौरी तौर पे हमसे रब्ता करें। जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया हमसे रब्ता किया है कि हमारी जो है इनकाउंटर करने की ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं। देखें, अब लोगों को इनका जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, तरीका वारदात वो समझ आ गया। अब लोग हमारे बड़े समझदार हैं। तरीका वारदात के FIRs देनी, फेक रिकॉर्ड्स बनाने, ठीक है, और फिर जाके बंदे को फड़का देना। अब हमारे जो वकील साहब को बिहाड़ी में इन्होंने मर्डर किया है, वहाँ पे सुनने में ये आया कि जो मुखालिफ पार्टी है उनकी वहाँ पे कहीं आपस में दुश्मनी थी, तो मुखालिफ पार्टी से पैसे लेकर उसको रिकॉर्ड याफ्ता बना के इन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये तो हमारे डिपार्टमेंट्स का हाल है सर, ये किस तरह से लोगों को इंसाफ देंगे? ठीक है, तो इसके लिए जिन लोगों ने राब्ता किया फ्रंट पे आ रहे हैं, आप इन कैमरा अपनी बात करना चाहते हैं लोग? सर जिनका तो दुख ही ऐसा है कि अब उनके घर में बचा ही कोई नहीं। जैसे वो खातून जो हैं जिनके 3 बेटे और 2 दामाद जो हैं
घर के सारे मेन जो बड़े अफराद हैं उनको कत्ल कर दिया, उनके पास तो बच्चा ही कुछ नहीं ना, उनके तो सारे एहसासे तबाह कर दिए। वो लोग तो आ रहे हैं, अपना रोना जो है वो रो के सुना रहे हैं सबको, इदारों के आगे खड़े हैं, पर लोगों को इन्होंने इतना खौफो हरास फैला दिया है कि लोग जो है वो अपना केस रिपोर्ट करने से भी डरते हैं। इसलिए हमने जो फराज शाह साहब हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उनको कहा है कि आप सीसीडी के प्रोसिक्यूटर से ये सारा रिकॉर्ड मंगवाएं, क्योंकि उनके पास तो ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा कि कस्टोडियल डेथ्स कितनी हुई हैं, भले ही उनके साथियों से की फायरिंग से हुई हैं, जैसे ये झूठा मौक़िफ़ लेते हैं, पर उसका सारा रिकॉर्ड हमने मांगा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब निचले तमाम जो प्रोसिक्यूटर्स हैं सीसीडी के, उनसे ये रिकॉर्ड मंगवाएं और वो पाबंद है उन्हें ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करने की। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सीसीडी या पंजाब पुलिस का ये दावा भी है कि, और चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे की हैं वो भी ये कहती हैं, और देखने में भी ये बात ठीक लगती है कि इस तरह के मुबैना पुलिस मुकाबले जिसको आप कह रहे हैं, उसके बाद क्राइम कंट्रोल हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोग शायद क्राइम और जुर्म करते थे। सर बेसिकली बात ये है कि मेन जो क्रिमिनल्स हैं, बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो इस तरह का कोई मामला होता है तो बाहर भाग जाते हैं। सर क्राइम कंट्रोल आप ज़रूर करें, आप क्राइम ख़त्म करें, आप इंसानों को ख़त्म ना करें। देखें फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर इंसान का और हर पाकिस्तानी का बुनियादी हकूक़ है। आईने पाकिस्तान हमें कहता है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरेंगे, फिर अदालत डिसाइड करेगी जज़ा या सज़ा। देखिए गोली के ज़ोर के ऊपर जज़ा और सज़ा डिसाइड नहीं हो सकती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर इंसानी है, और अभी भी मैं इसे गलत कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान इसको गलत कह रहा है और आगे भी हम इसे गलत कहते रहेंगे। ठीक है। उमर साहब आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं, तो आप बताइएगा कि जिस तरह से भट्ट साहब ने बताया कि जो मकसद लेकर आप हजरात चले हैं, उसमें इसमें किन लोगों को फ़ायदा होगा, आम आवाम को या जिन लोगों के सिर्फ लोग मर रहे हैं पुलिस मुकाबलों में? जी शेख साहब, इसमें आम आवाम के लिए हम लोगों ने ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करवाई है अपने सदर साहब को और नायब सदर साहब को कन्वेंस करके, जिसमें नायब सदर साहब खुद इसके चेयरमैन हैं और खुद इसको हेड कर रहे हैं, और सारी चीज़ें डे टू डे हम लोगों से पूछ भी रहे हैं और हमें डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि आपने इसको कैसे लेकर चलना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीसीडी की वजह से जो खौफ की एक लहर फैली है, उसकी वजह से दूसरे लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आपके इल्म में वो चीज़ है या नहीं है, कई ऑफिशल्स, कई नॉन ऑफिशल्स सीसीडी का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। इस तरह के कई लोग हैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाह रहे, उनको प्रोसेस नहीं पता कि कहाँ पे कंप्लेन करनी है, किस तरह उसको हैंडल करना है या किस तरह से लेकर चलना है। तो हम लोगों ने उनके लिए एक विंडो बनाई है कि हम लोगों के पास आएँ, हम लोगों को बताएं अगर आप इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, जो फेक आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे स्क्रूट कर सकते हैं, कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो इस बारे में भी हम लोगों की हेल्प करेंगे और लेकर चलेंगे साथ सारा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें मैंने पहले भी पूछा था कि जिन लोगों का राब्ता हो रहा है या जो लोग जिनके मुकाबले जो कहते हैं कि जी ये मुकाबला असली नहीं है, तो वो लोग भी अभी तक खौफज़दा हैं, उनके लोग दुनिया से चले गए या पुलिस मुकाबले में मारे गए, तो क्या वजह है कि उनके आगे आने की 2200 की फिगर बताई है भट्ट साहब ने? जी, जिस तरह आपको भट्ट साहब ने बताया कि जिन लोगों के पास तो कुछ नहीं रह गया, वो लोग तो आगे आते हैं कि अब तो सिर्फ हम ही हैं, हम लोगों को भी जिस तरह इन्होंने ट्रीट करना है कर लें। जिसका कोई भाई अभी बाकी है, कोई बड़ा छोटा, कोई वालिद, कोई हयात है, तो वो डरते हैं आगे आते हुए कि हम इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगे, हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई एप्लीकेशन ना हो जाए, हमें हिरास ना किया जाए, हमें तंग ना किया जाए, हम कैसे चक्कर लगाते रहेंगे, कैसे करते रहेंगे। कई लोग आते हैं, हम लोग उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से लेकर चलना है। अब वो 1 घंटा पहले सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम इस तरह कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे, बाद में वो किसी से डिस्कशन करते हैं या आपस में डिस्कशन करते हैं तो बैकआउट कर देते हैं। फिर हम लोग जब एक बंदा आगे नहीं होगा तो प्रोसीड नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा उमर साहब लास्ट में ये बताइएगा कि कोई भी मुलजिम, चाहे वो हीनियस क्राइम का, डकैती का हो, रॉबरी का हो या कोई जो है वो गैंग रेप किया हो उसने, तो उसके लिए कानूनी तौर पे किस तरह से सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि लोग जो ख़ासकर इस तरह के केसेस में मुद्दई होते हैं, वो कहते हैं बड़ा जो है वो इंसाफ मिलते मिलते वक्त लग जाता है। तो क्या आप समझते हैं फिर क्या होना चाहिए? अगर ये काम ठीक नहीं है तो ठीक किस तरह से है?
आप लोगों ने जैसे ही मुलजिम को गिरफ्तार करना है तो ये लॉ हम लोगों का कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपने उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जब आप उसको पेश करेंगे, आपने उसका रिमांड लेना है, उन्होंने जुडिशल होना है, जिस तरह से भी प्रोसेस चलना है वो एक प्रोसेस चलेगा। जो हीनियस क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तो बेल नहीं हो पाती, तो वो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना ट्रायल जो है उसको क्लियर करें, उसको कंप्लीट करें, कंपाइल करें, उसके बाद जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह कोई 9C का मुलजिम है वो गिरफ्तार हो जाता है। अब लोगों का माइंडसेट ये बना हुआ है कि इसकी बेल नहीं होनी, हम लोगों ने इसका अर्ली जो है ट्रायल क्लियर करवाना है, इसको एक्विटल करवाना है और इसको आज़ाद करना है हम लोगों ने। इसी तरह कोई कंप्लेनेंट है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसके पास सारे रास्ते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं, आप टू डे अपना ट्रायल चला सकते हैं और इस तरह 3 माह 6 माह जो भी मिनिमम टाइम है उसमें उसको क्लियर करवा के जो कन्विक्शन आपने करवानी है आप करवा सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, आप अपना केस प्रूव करें, उस जो मुलजिम है आपको उसको सज़ा करवाएं। बिल्कुल ठीक है। बट साहब एक लास्ट आपसे सवाल है, आप ये बताइएगा कि एक तासुर ये है, आम तासुर लोगों का ये है कि शायद वकला की जो है वो उस तरह से दुकानदारी नहीं चल पा रही है इन क्रिमिनल्स के मारे जाने से, ये तासुर दुरुस्त है? सर ये तासुर जो है सोशल मीडिया के ऊपर, जो पंजाब पुलिस के कुछ मैं देख रहा हूँ ऑफिशियल्स, वो इस तरह का तासुर फैलाते हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा से शेर जो है वो बोलना चाहूँगा कि हवेली दी चौखड़ दे उत्ते बने भी असां ते रोके भी सानू ते हद हो गई है नमक हरामी दी कि खाए भी साडा ते भौंके भी सानू। शेख साहब ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो वकला के बारे में इस तरह की बात करते हैं। देखिए रिस्क मिन जाने बल्ला है, और अब पहले तो हम केस लड़ रहे थे आम बंदे का, अब जब इन पे कस्टोडियल डेथ के पर्चे होने हैं ना पुलिस वालों के, फिर इन्होंने भी हमारे जैसे काबिल वकला को ढूंढना है और फिर हमने इनसे अच्छी फीसें लेनी है और इनके केस फिर देखेंगे हमने क्या करना। सीसीडी के साथ मुलजमान के मुकाबलों के बायस हमें बज़ाहिर बहुत सी बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि एक्स्ट्रा जुडिशल कार्रवाइयाँ किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती। अगर हम सीसीडी के मुकाबलों की बात करें तो गुज़श्ता बरस एक ऐसा पुलिस मुकाबला भी सामने आया था जिस पर संगीन सवालात उठे और उस मुकाबले को मानने से इनकार करने वाले 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया। इस पूरे मामले पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, आइए वो भी आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2025 है उसमें एक ही पुलिस मुकाबला इन्वेस्टिगेशन विंग का देखने में आया और उस मुलजिम के साथ ही आ गए, क्या इसका मतलब है कि बाकी इन्वेस्टिगेशन केस नहीं होते हैं, उनके साथ ही नहीं आते हैं? आपका 2025 में एक ही पुलिस मुकाबला था, कोई बहुत हीनियस क्राइम में मुलविस था वो मुलजिम? देखिए जी, वो हमारा जब हमारी पुलिस टीम रेड करने के लिए, वैसे तो इनिशियली वो फाइनेंशियल क्राइम का मुलजिम था, और जब पुलिस टीम वहाँ पर रेड करने गई तो कोई 1.5 घंटे तक उसने मुकाबला किया पुलिस के साथ और बहुत ज़्यादा फायर उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद उस बंदे को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद जब उसको लेकर आए और फिर उसके घर की तलाशी ली गई तो बाकायदा एक खुदकुश जैकेट भी वहाँ से बरामद हुई। ठीक। और उसके ऊपर हमने फिर प्रॉपर तफ्तीश की, उस पर FIR भी हुई, जो कि अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट उसकी FIR हुई। और बाद में जब फिर इसी तरह हम निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे तो वहाँ पर जो उसके साथी थे उनकी तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा कि उसको छुड़ाने के लिए, तो उससे मुकाबला हुआ, तो जो कि बड़ा जेन्युइनली सारी चीज़ हुई और उसमें अल्टीमेटली वो जो है साथी आए जी, बिल्कुल जी, ऑब्वियसली जिस तरह हमारा, लेकिन वो प्रॉपर एक चीज़ थी कि जो डेस्परेट किस्म का क्रिमिनल था वो। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था तब भी शायद कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए? जी बिल्कुल ज़ख्मी हुए थे, उसमें हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए थे और वो 1.5 घंटे तक उन्होंने रेजिस्ट किया था। काफ़ी फायर हुआ था, काफ़ी असला वहाँ से बरामद हुआ था। और जब एक बंदा जो अपने घर में खुदकुश जैकेट रख रहा है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो और उसके जो कॉम्प्लिसेस हैं, जो लेटर ऑन जिनके साथ दोबारा हमारा फिर इनकाउंटर हुआ, जिसके अंदर वो मारा गया, वो कितने डेस्परेट होंगे। निशान साहब, 2025 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला केस था जो तीफी भट्ट का। तीफी भट्ट यकीनन वो सीसीडी के पास था, लेकिन जो उसके बेनोई थे जावेद भट्ट, उनका मर्डर हुआ और थाना इचरा में मुकदमा दर्ज हुआ। वो केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन के पास है और उनके लवाहकीन ये कहते हैं कि ये केस भी सीसीडी को दे दिया जाए
क्योंकि हमारे मुलजमान नहीं पकड़े गए, उसमें क्या है? 2025 में बहुत हाईलाइट केस था, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची? जी, ये जो जावेद भट्ट साहब के मर्डर का केस था, ये इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन विंग में बनी हुई है, जिसको एसपी सदर हेड कर रहे हैं। उसमें हमारे कुछ डीएसपीज भी हैं और हमारे इंचार्जेस भी हैं, अच्छे अफसरान हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसके टोटल 5 मुल्ज़िमान में से 2 पहले अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद फिर 2 जो थे वो एक जो हैं वो अभी कंफर्म, जिनकी बेल कंफर्म हुई हुई थी, और एक जो है अभी रिसेंटली जो है उसमें उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है बेल कराकर, और एक ही मुलजिम इसमें अभी रह गए, बाकी तमाम जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं। तो आई थिंक कि इस पे हमारा अभी तफ्तीश चल रही है, तो मैं अभी ऑब्वियसली केस के मेरिट्स या उसकी जो तफ्तीश है उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, ये अफेक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन उस पर पुलिस ने काम किया है और 5 में से 4 मुलजमान को उनने इधर गिरफ़्तार किया या उनको शामिल तफ्तीश किया। जिशान साहब, आपके बारे में एक तासुर ये है कि आप बहुत सख्त फ़ैसला नहीं करते हैं, लेकिन एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आए बाटापुर पुलिस स्टेशन में, कोई उनकी करप्शन का मामला सामने आया और आपने सख्त सज़ा दी और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। फिर अचानक 2025 के साल में ही अचानक 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आपने तब्दील कर दिए। वजूहात वो कुछ भी हो सकती हैं, बज़ाहिर इतना नरम दिखने वाला और बज़ाहिर इतना सॉफ्ट जो है ऑफिसर, वो इतने बड़े फ़ैसले कैसे कर लेता है? देखिए जी, जब हम किसी सीट पर मौजूद होते हैं तो हमें उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है, और जो एक सीट की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमने मेरिट के ऊपर जिसकी जो सज़ा बनती है वो उसको देनी है, और अगर किसी की को रिवार्ड देना चाहिए, किसी को कमेंडेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, वो भी देना हमने होता है। लोग डिसमिस भी किए हैं, और जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आती है, करप्शन वाला एलिमेंट आ जाए, हाई हैंडेडनेस आ जाए, कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी हो, वहाँ पर मैं तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करता लोगों को। मैंने सिर्फ एक को नहीं, मैंने बहुत लोगों को सज़ा दी है, डिसमिस भी की। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद के लवाहिकीन अदालत से भी रुजू कर चुके हैं, और अब ये मामला सिर्फ सड़कों या मीडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंसाफ के ईवानों में पहुंच चुका है। इस केस के कानूनी और सहाफ़ती पहलुओं पर सीनियर रिपोर्टर क्या कहते हैं, आइए वो भी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। अब हम इसी केस के हवाले से बात करते हैं कि जो सेशन कोर्ट में इस हवाले से रिट भी दायर की गई है आफ्ताब बाजवा साहब की जानिब से, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इशफाक साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, तमाम कोर्ट्स को देखते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो वकील की जानिब से रिट की गई है और इस पे क्या कुछ उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कोर्ट को, और इसमें क्या कुछ होने जा सकता है, और क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस तरह का फ़ैसला जो है वो कोर्ट की जानिब से हो सकता है। इशफाक साहब, 5 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं मुबैना पुलिस मुकाबले में, फिर लवाहिकीन जो हैं वो रिट करते हैं। बेसिकली वो रिट क्या है, उसके नताइज क्या हमें देखने को नज़र आते हैं, हो सकते हैं? शुक्रिया जय शेख साहब। ये वाक़या कुछ यूँ है कि 5 ये लोग हैं, 3 इनमें सगे भाई थे, 2 उनके बहनोई हैं। टोटल ये 5 लोग हैं, एक ही फैमिली के बंदे हैं, और इनके मजमूई तौर पर जो बच्चों की तादाद है वो 22 है, और पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में इनको मारा गया है। तो अब इस वाक़ये के ख़िलाफ़ सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सेक्रेटरी भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने लवाहिकीन की जानिब से एक इंदराज मुकदमा की, जो कि फौजदारी के सेक्शन 22A और 22B के तहत सेशन कोर्ट में दायर की जाती है, और उन्होंने इंदराज मुकदमा की ये दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त में उन्होंने ना सिर्फ आला पुलिस अफसरान बल्कि जो 7 पुलिस के डिपार्टमेंट के जो SPs हैं उनको उन्होंने फरीक बनाया कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये लोग बेगुनाह थे। इनको अगर इन पर कोई इल्ज़ाम था, कोई चोरी का, कोई डकैती का, कोई कत्ल, कोई भी संगीन से संगीन हो, इनको भी कोई इल्ज़ाम था, तो इनका ट्रायल होना चाहिए था, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करते और कोर्ट उनको सज़ा देती। लेकिन उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम लगाया है आफ्ताब बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा कि इनको नाहक कत्ल किया गया है। तो इन तमाम जो जिनको उन्होंने दरख्वास्त में फरीक बनाया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए।
अब ये जो दरख्वास्त है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हैं राजा शफकत साहब, उनके पास ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उसके बाद उन्होंने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त को ना सिर्फ समाअत के लिए मंजूर किया बल्कि अदालत ने मुतलका जो SHO है जिनको आफ्ताब बाजवा साहब ने फरीक बनाया कि फ़लान जो SHO है वो पर्चा नहीं दर्ज कर रहा, उनसे इस मुकदमे की बाबत तमाम जो तफसीली रिपोर्ट थी वो तलब कर ली है। अब ये मामला है क्या कि ये मुकाबला असली था या जाली था, अब ये फ़ैसला तो कोर्ट ने करना है। ठीक है, जो चीज़ें सामने आई हैं या जो हक़ाइक़ सामने आए हैं जो पुलिस के मुताबिक हैं, ये कत्ल, डकैतियों और दीगर वारदातों में मुलव्विस थे, चाहे ये 3 भाई थे या 4 भाई थे, जो कानून है वो सब के लिए बराबर है। अगर किसी ने जुर्म किया तो चाहे 10 भाई भी हों तो उनको कानून के मुताबिक ही ट्रीट किया जाता है। अब इस वाक़े में लवाहिकीन ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये इनको नाहक कत्ल किया गया है और इन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर इनको मारा गया है। तो अब ये मामला जो है वो अदालत में चला गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर इसकी समाअत करेंगे। अब पुलिस की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर जो आफ्ताब बाजवा साहब हैं वो दोबारा से दलाइल देंगे और जो भी फिर इसका फैसला होगा वो फिर सामने आएगा। ठीक है। अच्छा इशफाक साहब, इसमें ये बताइएगा कि ये मामला सेशन कोर्ट में अभी गया है, 22 से 22वीं की रिट जो है वो की गई है। अगर फरीक ऐसा चाहे, मतलब जो मुकदमे का अंदराज चाहते हैं लवाहिकीन, जो अगर वहाँ पे ये उनकी बात पे अमल दरामद नहीं होता किसी भी वजूहात की बिना पे, तो क्या इनके पास क्या अख्तियार है कि इससे ऊपर कौन सी बातों में जा सकते हैं? अगर इनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और वो इसी तरह से वो समझते हैं कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो फिर वो सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट आ सकते हैं। लेट्स सपोज लाहौर हाई कोर्ट भी ये बात नहीं सुनती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर किसी भी स्टेज पर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर वो एक फौजदारी इस्तगासे की कार्रवाई होती है जो कि सेशन कोर्ट में दायर होती है। जैसा कि सशान माल्टन की भी इसकी एक मिसाल मौजूद है कि इस्तगासे पर कार्रवाई चल रही थी, तो इस्तगासा भी दायर किया जा सकता है अगर लवाहिकीन ये समझते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ना हक मारे गए हैं या मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, मुकाबला असली नहीं था, तो वो वहाँ पर भी रुजू कर सकते हैं। तो अभी उनके पास फोरम मौजूद हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, जहाँ पर वो बात कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अगर पुलिस मुकाबलों को मारवा अदालत करार दिया जाता है तो फिर ये सवाल भी जन्म लेता है कि पुलिस ऐसे इक़दामात क्यों उठाती है, इसके पसे पर्दा वजूहात क्या होती हैं, दबाव कहाँ से आता है और निज़ाम कहाँ कमज़ोर पड़ता है। आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं कि एक साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर की ज़ुबानी। आज के मौजू के एतबार से जो हम बात कर रहे हैं कि पंजाब भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या कोई भी पुलिस का विंग हो, मुबैना पुलिस मुकाबले जिसको करार दिया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, SSP रैंक से रिटायर हैं, अवैस मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि जो ख़ासकर 5 मुबैना पुलिस मुकाबले में एक ही ख़ानदान के लोग, जिसमें 3 सगे भाई हैं, एक बेनोई और इस बेनोई का एक भाई भी जो है वो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया। और भी बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत करते, अदालतों से भी रुजू करते हैं और मुख्तलिफ बयानात भी उनके सामने आते हैं। ये हम अवैस मलिक साहब से जानेंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हाल ही में एक बहुत वावेला है सोशल मीडिया पर भी, और एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं और 22 बच्चे यतीम हो जाते हैं। और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे बच्चों का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं था, बल्कि एक बच्चा था जिसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था, लेकिन CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता थे और अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। क्या कहेंगे, ये जो मुकाबले हो रहे हैं तकरीबन कुछ अदादो शुमार हैं कि 2200 तक तादाद चली गई है, कुछ अदादो शुमार में 1100 कहे जाते हैं, क्या कहेंगे? शेख साहब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, फराहम किया कि मैं इस मौजू पर बात कर सकूं। जहाँ तक CCD की कारकर्दगी का ताल्लुक है तो उससे यकीनन जराइम में कमी आई है और माशरे पे एक अच्छा असर पड़ा है और काफ़ी सूरत हाल बेहतर हुई है जहाँ तक जराइम का ताल्लुक है। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है तो ये वाक़या हो या कोई भी वाक़या हो, जो लवाहिकीन हैं या जिनके साथ
जो लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप तहकीकात करें। CCD ने एक खुला इदारा है और उसने जो भी काम किए हैं वो बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ये भी उनकी बिल्कुल क्लियर है तो उनको मौका मिलना चाहिए। लवाकिन को हर सतह के ऊपर, जिस सतह पे वो चाहें, इसकी इंक्वायरी करा लें और इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि आया ये वाकई जराइम में मुलव्वस थे या नहीं थे। इसमें जो लवाकिन का मौक़िफ़ है वो भी उस पर उसकी परख भी हो जाएगी और जो CCD का मौक़िफ़ है वो भी होगा। ये इंसाफ तो हर एक के लिए है, चाहे वो CCD पे गलत इल्ज़ामात हैं या उनका एक सही या गलत मौक़िफ़ है, तो इंसाफ तो हर एक के लिए है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसमें जो है वो अब यकीनन कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया है मुकदमात के इंदराज के लिए, तो 1100 तादाद जो है वो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक चली गई है मुबैना पुलिस मुकाबलों की। और आप ये भी दावा करते हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो है वो जराइम की शरह में कमी की है। यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ ही इस तरह के वाक़यात पेश आने हैं कि मुबैना पुलिस मुकाबले हुए और एक ही तर्ज़ का फ़िक्रा, एक ही तर्ज़ की तहरीर के साथी आए और छुड़ाने की कोशिश की, पुलिस जो है वो बाल बाल बच गई और मुलजिम जो पुलिस की हिरासत में था वो मारा गया? क्या ये पुलिस की कस्टडी में अगर किसी मुलजिम का मरना है, चाहे वो साथियों की फायरिंग हो, चाहे वो इश्तिहारियों की फायरिंग हो, तो क्या कानूनी तौर पे ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है? उन लोगों को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जिनकी कस्टडी में वो लोग मर जाते हैं, मुलजमान मर जाते हैं? मेरे ख्याल में तो पुलिस पे अपने तौर पे इसकी तहकीकात होती हैं कि किसी की नेग्लिजेंस है या नहीं है, और अगर नेग्लिजेंस होती है तो उसको महकमाना तौर पर सज़ा भी मिलती है और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है। तो ये अगर कोई इस तरह की वाक़यात हो रहे हैं तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये किस तरह के वाक़यात इस तर्ज में हो रहे हैं, और बाकी अगर जो मुलजमान के साथी इतने बासर हो गए हैं और वो इस टेक्निक से छुड़ाते हैं कि पुलिस पे उस पर अर्फ नहीं आता और सिर्फ उनके जो साथी हैं वही मारे जाते हैं, तो इसको टेक्निक को देखना चाहिए। और ये तो फिर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है और उनका तरीक़ेकार बड़ा अच्छा है कि पुलिस वाले साफ बच जाते हैं और मुलजिम जो है वो कैफर किरदार तक पहुँच जाते हैं। 5 अफराद एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। हमने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से राब्ता किया ताकि उनका मौक़िफ़ सामने लाया जा सके और ये वाज़ेह हो सके कि लवाकिन के इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है। मगर CCD की खामोशी ना सिर्फ कई सवालात को जन्म देती है बल्कि ये तासुर भी देती है कि इस मामले पर किसी किस्म का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ना देना फ़िलहाल आला अफसरान की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता CCD के ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजमान का रिकॉर्ड डकैती या कत्ल का नहीं बल्कि नौसरबाजी और मासूम शहरियों से बारी रकूम के फ्रॉड से मुतल्लिक बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम रहता है, क्या हर मुलजिम या हर मुबैना जुर्म एक ही अंजाम का मुस्तहिक है? यकीनन ये फैसला कानून, अदालत और वो इदारे करेंगे जिनकी जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़, अवामी मुफाद है। हमने इस प्रोग्राम में तमाम फरीक़ाइन का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। फैसला आप पर छोड़ते हैं। इंसाफ का तकाजा सिर्फ सज़ा देने में नहीं बल्कि शफाफ तफ्तीश, कानून की पासदारी और हर शहरी के हकूक़ की हिफाजत में भी है। ये याद रखना ज़रूरी है कि कानून सबके लिए बराबर है और मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का हकीकी मयार यही है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।